हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, सीपी और सीबी में संबंध काफी महत्वपूर्ण है ना। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगामी समय में पूछे जाने की भी संभावना है बच्चों। जो सीपी और सीबी में संबंध 11th क्लास में तो है ही, साथ में जो ग्रेजुएशन कर रहा होता है उसके भी सिलेबस में आता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। हालांकि आप लोग यदि आज अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो सिंपल है यार, आपको बार बार झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले ऊष्माधारिता की परिभाषा देखी जाए तो इसके पहले मैंने लेक्चर लिया था, इसके बारे में मैंने बताया था कि भाई कोई निकाय है, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसे हम कुछ ना कुछ ऊष्मा देंगे और जो ऊष्मा लगेगी उसी को हम बोलते हैं ऊष्माधारिता। मतलब किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माधारिता। परफेक्ट परिभाषा क्लियर होगा। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है कोई भी निकाय है। निकाय मतलब वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो निकाय का ताप हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो जितना ताप लगेगा, ऊष्मा लगेगा, ताप तो बढ़ाना ही है ना, तो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। इसकी जो इकाई है बच्चों जूल प्रति केल्विन है, जूल प्रति केल्विन। सीपी और सीबी में संबंध के लिए सबसे पहले तो आपको दो चीजों का मान पता होना चाहिए कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। यदि मैं आपसे कह दूं कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बताओ, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, देखो दो मेथड है यार, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाता है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता आपसे यदि पूछा जाए तो आप इसका वैल्यू बताओगे, आयतन की बात कर रहे हैं ना, यानी सी भी बराबर आप कहोगे डी ई, ठीक है क्या, डी ई अपान डी टी। ठीक है, ये आपका भाई सी भी बराबर है। कभी कभी डेल भी रहता है, लोगों कंफ्यूजन के लिए भाई अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है बच्चों, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना होना। ठीक, थोड़ा सा डिटेल लंबा भी हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहो तो शॉर्टकट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, इसी के जैसे यहां पर आपसे कह दूं कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, तो इसकी जो वैल्यू है वो Cp बराबर कितना होता है, DH अपान dt। ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, Cp माइनस Cb बराबर R। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि Cp माइनस Cb बराबर निकालूं तो Cp का मान कितना है, DH अपान dt माइनस Cb का मान कितना है, तो DE अपान dt। यही ना है, आपको दिख रहा है, यही चीज दिख रहा है और कुछ है नहीं। ठीक है, ये DE अपान dt हो गया बच्चों, ये dt है नीचे, ठीक है dt है, और ये जो है आपका DE है। ठीक है, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। अब मैं आपसे कह दूं कि एंथैल्पी की परिभाषा से कि चूंकि H का मान जो होता है, इसका मान H का मान जो होता है वो E मतलब आंतरिक ऊर्जा, यानी एंथैल्पी के हम फार्मूला से निकाल रहे हैं E प्लस पीबी के बराबर होता है। ठीक है, किंतु एक आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा होगा, किंतु हम आदर्श गैस के लिए लेकर चलेंगे, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी। यदि एन बराबर 1 हो जाए बच्चों, 1 मोल है ना, एन बराबर 1 मोल, तो पीवी बराबर आर टी हो जाएगा, पीवी बराबर आर टी हो जाएगा कि नहीं। एन का मान हम 1 रख देंगे, तब हमारे पास H बराबर E प्लस पीवी के जगह आर टी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सीपी और सीबी में संबंध निकाल रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, DH अपान dt, और H दिख रहा है, DE अपान dt, लेकिन E दिख रहा है। तो यदि मैं कह दूं कि इस समीकरण में दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दूं,
दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन कर दो भैया। अवकलन करो तो अवकलन का पहचान क्या होता है, डी अपान डी टी। ठीक है, एच है तो एच रहने दो, बराबर डी अपान डी टी, ई है तो ई रहने दो, प्लस में डी अपान डी टी, और आर टी है तो आर टी रहने दो। तो यहां पर निकल कर आएगा डी एच अपान डी टी, यही तो है ना। और यदि मैं इधर माइनस में इधर लो डी ई अपान डी टी, यही तो है ना। बराबर में यदि आर को बाहर ले आओ तो बचेगा डी टी अपान डी टी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे निकल कर आएगा, या बराबर में आप कर सकते हो उसको आर, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो डी एच अपान डी टी माइनस डी ई अपान डी टी, डेल टी से डेल टी कट जाएगा आर, और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, यहां पे मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूं क्योंकि यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। तो आगे समीकरण 1 हुआ 2 से Cp माइनस Cv बराबर R। तो ये कैसे आ गया, तो देखो बच्चों, यहां पर dH अपान dt माइनस dE अपान dt दिख रहा है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में भी देख लो dH अपान dt माइनस dE अपान dt। इसके जगह हम मान रख दें R, क्योंकि इसका मान R निकाला हमने। देखो जरा, इसका मान R, तो हमारा Cp माइनस Cv बराबर R। देखो प्रूफ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, Cp माइनस Cv बराबर R। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, Cp और Cv में संबंध। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।